सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। स्टोरेज जेवी, फिरोजाबाद, बेस्टैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, या तो बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल पी मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए RF हेलीपोर्ट या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP GCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। ये निजी निवेशकों के माध्यम से ट्रिपल पी मोड पर इसकी RFC का आज अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा कर दिया गया है। ये लखनऊ में कहां पर होगा? रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने। ये भी आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में तमाम हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनका उपयोग नहीं हो पा, जीर्ण शीर्ण होकर के, क्षतिग्रस्त होकर के निष्प्रयोज हालत में पड़ी थी, ऐसी बिल्डिंग्स को भी हम लोगों ने, जो प्राचीन धरोहर हैं, इनको रीयूज, एडॉप्टिव रीयूज के अंतर्गत ट्रिपल पी मोड पर पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, जिससे पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं को और आम पर्यटकों को भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। इसमें से आज हम लोगों ने 3 हेरिटेज बिल्डिंग को फाइनल किया है। इसमें कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर। इसकी तकनीकी निविदा, तकनीकी प्रस्तुतिकर वित्तीय निविदा पर आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। एक बार फिर रिपीट करें, कानपुर वाला शुक्ला तालाब कानपुर, शुक्ला तालाब है।
नहीं, अब इस पर निविदा जी, निविदा जो आई है उन निविदाओं पर अप्रूवल हो गया है। हाँ, ये प्रेस नोट पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, डिटेल पूरा मिल जाएगा, कौन कौन निविदा दाता है, कौन क्या है, किसका क्या, सब पूरा मिल जाएगा आपको। एक पूरे प्रदेश में जो टूरिज्म की असीम संभावना है, उसके दृष्टिगत जैसा आप जानते होंगे, हम लोगों ने 2022 पर्यटन नीति टूरिज्म पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की थी। उसका लाभ मैक्सिमम लोगों को हो सके, तमाम जो निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश पर्यटन में करना चाहते हैं, उन निवेशकों को इंटरेस्टेड हैं, लेकिन रुकावट एनओसी में हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इस तरह की कोई सहयोग ही उन्हें नहीं मिलता था, तो निवेशक परेशान होकर के कहीं न कहीं हतोत्साहित होता था। इसके लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों के चयन का एक कार्यक्रम आज माननीय मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। इस तरह की फेलोशिप से जो शोधार्थी होंगे वो योजनाओं के पर्यवेक्षण में, अनुश्रवण में और पारिस्थितिकीय स्थलों से जुड़े हुए सर्वांगीण विकास और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सम्मति मूल्यांकन, संरचना, मेले महोत्सव की रूपरेखा तैयार करना, पर्यटन क्षेत्र के अंदर राजस्व वृद्धि की योजना बनाना, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन के अंतर्गत योजनाओं की संरचना के कार्यों में अपनी सहभागिता प्रदान करना, यह सब इन लोगों के जिम्मे में रहेगा। इसके लिए नई गतिविधियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ये लोग, और इस पर हम लोग ये सारे लोग जिले के जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से और प्रदेश पर हमारे पर्यटन विभाग के निदेशालय के संरक्षण में अपना योगदान करके निवेशकों को, पर्यटकों के लिए योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह है मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल 25 का है जी, 25। हाँ मानदेय पार्थ श्रमिक के रूप में 30,000 रुपए, क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपया प्रति माह की दर से इन्हें दिया जाएगा। 30 और 10 कुल मिला के 40,000 रुपया। एक शोधार्थी को एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे हम लोग, और आवास व्यवस्था स्वयं करेंगे, हम लोग को उनके आवास की व्यवस्था नहीं कराएंगे। हो गया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे जो हमारे नगर विकास और बिजली मंत्री हैं, वो नगर विकास और बिजली से संबंधित जो प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो यहाँ पर योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें तमाम प्रस्ताव पास हुए, और उसी के बाद जानकारी देते हुए कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर यहाँ पर मंजूरी कैबिनेट में मिली है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे खबर का। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। दिन ही देर रात्रि में हुआ था जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह
समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था। और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो, लेकिन उसका चेहरा बदला हो, लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया, जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पे को प्रतिबंधित करके, कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का
बढ़ते हैं आगे। बदायूं में गौवंशों का भूसा और गेहूं को चोरी छुपे विक्रय करने का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। अब भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ग्रामीणों पर लिखे झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। भाकियू के जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव के नेतृत्व में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की भूमि से लगभग 400 कुंतल से ज्यादा का भूसा और लगभग 300 कुंतल गेहूं पैदा हुआ था, जिसका हल्का लेखपाल और प्रधान पति ने चोरी छुपे विक्रय कर दिया। यहाँ हमारे मेन पॉइंट तो ये इब्राहिमपुर ये गढ़ी जो है, इसका जो ग्राम समाज की भूमि है, तो उसमें जो बटाईदारों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, तहसील प्रशासन उसे वापस ले, और जो गौशाला का जो भी अनाज है या भूसा है वो गौशाला के लिए उसे दिया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि यहाँ आपके रंजीतपुर बैगमा उससे बिजली केंद्र से मतलब लगता है, वहाँ समस्याएं बिजली की अधिक ज़्यादातर है। उधर नाधा बिजली घर है, उससे मोहम्मदगंज गोबरा जो है उन लोगों को काश्तकारों के लिए बहुत। बाराबंकी में पुरानी रंजिश के चलते दबंग युवकों ने 15 साल के किशोर को गौरिया घाट गोमती नदी पुल से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत होने पर पीड़ित को ट्रॉमा सेंटर बाराबंकी में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पहुंची सतरिक थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुल के पास हटे तो दो लोग गाड़ी रोक के उतरे, हमारी गर्दन यहाँ पकड़े, मुंह दबा दिए और कुछ कहा नहीं, बस मेरे को पुल के नीचे से फेंक दिया। पुल के नीचे से फेंक दिए थे। तो कहाँ पर दबाए थे? वहीं पुल के पास? हाँ, पुल के पास दबाए थे। पुल के पास? हाँ। कौन कौन थे ये? कल्लू थे और शुभम थे। ये कौन है? ये हमारे घर के सामने एक कल्लू है और घर से 100 मीटर दूर एक शुभम है। लड़के हैं कि लड़के ही हैं? लड़के हैं। एक 20 साल के हैं और एक 26 साल के हैं। अच्छा, कै लोग थे? 2 लोग थे। सिर्फ 2 लोग थे? हाँ। और कोई था? नहीं। कन्नौज पुलिस ने अरबाज हत्याकांड में शामिल बिच्छू गैंग के 2 और गुर्गों को दबोचा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। एसपी ने बताया कि 13 हमलावर और चिन्हित किए गए हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर हुए विवाद में बिच्छू गैंग ने अरबाज को इतनी बुरी तरह पीटा था कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। 20 जून 2024 को थाना गुरसहायगंज क्षेत्रांतर्गत एक स्विमिंग पूल में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, जिस संबंध में उसी दिन 20 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष 21 तारीख को प्रस्तुत कर दिया गया था। इसमें 22 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि मारपीट में एक घायल अरबाज, इसकी कानपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसमें फिर हत्या की धाराओं का बढ़ोतरी की गई मुकदमे में, और इसमें आज 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसमें हमने सीसीटीवी के आधार पर 13 और अभियुक्तों को चिन्हित किया है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बांसी कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच पानी को लेकर हुए विवाद के चलते मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष की एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कथित तौर पर मारपीट की महिला हमारे पास लाई गई है अभी 8:30 बजे के आसपास। ये इसरावती नाम है, जीवा की रहने वाली और मृत अवस्था में लाई गई है। इस मारपीट में कितने यहाँ पे मरीज आए होंगे? अभी तो मुझे यही आई है, जैसे मैं ड्यूटी पर आया हूँ 8 बजे यही आई है। मेरी माँ है, वो लोग मारे मारे उकर के उनका दामाद हमको ऐसे पकड़ लिया और 3 औरत मिलके मारी। आपकी माँ का क्या नाम है? इसरावती देवी। कौन कौन मारा है? अनिल, माया देवी, जोखन, साधना, प्रेमा। क्यों मारे हैं? वो पानी का विरोध था।
कब से चल रहा है ये? भाई पानी के विरोध ये आज 15 दिन से चल रहा है, बाकी कल ज़्यादा हो गया, आज वो लोग खत्म ही कर दिए। बहराइच में कोतवाली नगर इलाके के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाने पहुंचे युवक ने फॉरेंसिक फार्मासिस्ट और डॉक्टर के साथ मारपीट की और असलहे के दम पर इलाज करने की धमकी देने लगा। मारपीट में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। एडमिशन काउंटर पे डॉक्टर साहब के मना करने के बाद भी एडमिशन लायक पेशेंट नहीं था, मेडिकल लीगल वगैरह जो भी था, एडमिशन काउंटर पे थोड़ा सा बवाल हुआ और उसके बाद जो है मैं अपना कार्य कर रहा था और आकर के जो है ये डॉक्टर साहब के समझाने के बावजूद ये ज़बरदस्ती रूप से उलझ गया और जो है मुझे धकेल दिया और टेबल वगैरह से, और यहाँ एक लकड़ी पड़ी थी वो सब लगने की वजह से मैं इंजर्ड हो गया हूँ और लकड़ी लेकर के मारा। वो कट्टा दिखा के ये बोला, अब दिखने में उतने कट्टा ही लग रहा था, उसने गन पॉइंट पे रख के बोला करो, मेरा भर्ती करो, क्यों नहीं करोगे, ऐसे वैसे कुछ। जो थोड़ा बहुत चोटिल था और वो कह रहा था मेडिकल करवाने के लिए कि मुझे मेडिकल करवाना है। उसको समझाया गया कि आप अगर मारपीट का केस है तो आप जाइए पुलिस मेडिकल लीगल के लिए, पहले पुलिस में कंप्लेन करिए। समझाने के बाद वो नहीं माना और ज़बरदस्ती वो फार्मासिस्ट रूम में घुस गया और वहाँ घुसने के बाद हमारे जो फार्मासिस्ट है उनके साथ उन्होंने हाथापाई की, गाली गलौज की। उन्होंने भी समझाया कि ये सब मत करिए, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद वहाँ जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज, उनको फाड़ने लगा। फिर उस वक्त मैं पहुँचा वहाँ, मेरे मना करने के बावजूद उसने जेब से कट्टा निकाला और कट्टा निकाल करके मेरे लगा दिया और बोलता है कि आपको भर्ती बनाना पड़ेगा मेरा और मेडिकल करना पड़ेगा। अब रुक करेंगे सिद्धार्थनगर से खबर का, जहां डुमरियागंज ब्लॉक में स्थित परसपुर गांव इस समय भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। गांव के जिम्मेदार प्रधान को ग्राम सचिव सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल यहां भ्रष्टाचार में संलिप्त परसपुर गांव के प्रधान ने जो आरसीसी रोड का निर्माण करवाया था वो पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है। पहले ही बरसात में रोड में दरारें पड़ने लगी हैं और रोड किनारे से उखड़ गई है। परसपुर गांव में मनरेगा के तहत और मनरेगा कार्यों में भी जमकर धांधली देखने को मिल रही है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी डीसी मनरेगा ने बताया कि उन्होंने वीडियो डुमरियागंज को निर्देशित किया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संभल जिले की चंदौसी में डीएम मनीष बंसल ने बरसात से पहले सफाई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बरसात से पहले सभी निर्माण पूरे करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने नाले नालियों की सफाई की गति पर असंतोष जाहिर किया। जी सफाई व्यवस्था तो सही चल रही है, गत वर्षों से जितनी थी उससे ज़्यादा अच्छी चल रही है और तलिया नालों की सफाई भी हो रही है। बस थोड़ा काम जो धीमी रफ्तार से जो हो रहा था उसमें और तेज़ गति के लिए सर ने भी बुलाया और मैं तो बोल ही रही हूँ उन लोगों से कि बारिश का मौसम आने वाला है और तेज़ गति से युद्ध स्तर पर काम शुरू करें। हाँ तो रामबाग का नाला रहता है जिसकी सफाई नहीं हो रही है और जिसमें ये लोग कह रहे हैं पिछले 15 दिन पर वहाँ पर लगातार जेसीबी चल रही है। कौन सी वार्ड आता है आपका? वार्ड नंबर 9। और आप स्वयं जाकर देख सकते हैं वहाँ पर कितनी जेसीबी चली है, कितनी सफाई हुई है। शिकायत यही है सफाई की और पानी की। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो शासन के निर्देश हैं, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में नालों की साफ सफाई तली छाड़ होनी है वर्षा ऋतु के दृष्टिगत। उसी के दृष्टिगत शनिवार का कार्यक्रम था, लेकिन किसी बैठक के क्रम में शनिवार को नहीं आ पाए तो आज उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो पहले इसमें हमने जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं और नगर पालिका की जो ईओ हैं उनका एसडीएम चंदौसी के पास ही चार्ज है और नगर पालिका अध्यक्ष महोदया भी यहाँ पर उनके साथ हम लोगों ने इसकी समीक्षा करी है। तो ये पाया गया है कि अभी यहाँ पे टोटल 31 नाले हैं, लेकिन जो कार्य योजना है वो अभी पूर्ण रूप से उसके अनुरूप कार्य जो है वो उतनी तेजी से नहीं चल रहा है। तो इसके संबंध में दोनों एसएफआईज को सख्ती से निर्देश किया है
कि जो कार्य योजना है उसको प्रॉपरली अनुपालन करें, क्योंकि बहुत जल्दी वर्षा ऋतु आ जाएगी। और साथ में कुछ जगहों पे फिजिकल निरीक्षण भी किया है, तो यहाँ पे संसाधन जो हैं उनके शायद और उनको किराए पर लेकर संसाधन बढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो उसके संबंध में भी ईओ को और जेई निर्माण को निर्देशित किया है कि अगर और आवश्यकता है संसाधनों की तो उसको कराएं, लेकिन सभी नाले जो भी जिनमें कूड़ा करकट या उनमें गाद भर गई है उसकी साफ सफाई युद्ध स्तर पर पूरी